Anyone can make money, but very few people know how to make it last. Hello and welcome to Story Makers, where real stories, real decisions, and real impact come together. I'm your host, Khushi Awasthi, and today's episode is going to challenge a lot of what we hear, we see online, mostly about money, wealth, and success. Social media keeps telling us do what the rich do, copy the habits of billionaire, and invest like the top one. But the truth is, what the ultra rich people actually do is mostly rarely visible or rarely discussed and hardly explained. Today's show is going to have a conversation about a man who is not just an investor but also a wealth creation coach who works closely with CXOs, Ultra HNIs, family offices, and founders of NSE listed companies. We welcome you, sir. Thank you. We have with us Mr. Vijay Kaushik. Also, he has a decade of experience and helps people move from chaotic investing to the structured lifestyle. So, we welcome you to this show. Thank you. So, before we begin, just tell us how you're feeling today. Great. Vijay sir, before we get deep into it, let's ask a very simple question. Let's get started from very basic. Many people think कि wealth जो है वो it is about money, it is about lifestyle and success. आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, एज अ कोच भी आपने काम किया है, तो आप वेल्थ को कैसे नापते हैं? सबसे पहले तो मैं जिनके पास इन्होंने एक सर्टेन लेवल अचीव कर लिया जिन्होंने, उसी के पास ही वेल्थ है। और उसके बाद फिर वो अपने लाइफस्टाइल पे टाइम देता है एंड देन उसके बाद जब भी वो एक्सपेंशन करता है तो अपनी टर्म्स पे करता है। पहले तो पैसा ही है, उसके बाद लाइफस्टाइल है एंड देन एक्सपेंशन जो है उसकी अपनी टर्म्स पे है। तो आई थिंक दैट पर्सन इज अ वेल्दी पर्सन। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको पावर और कंट्रोल चाहिए या जिंदगी में पीस चाहिए तो इट इज ऑल अबाउट द नंबर्स। या पहले तो नंबर ही होगा ना, उसके बाद ही आप लोग वेल्थ के बाद फिर टाइम, और वो जो पावर जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, पैसा मैटर्स अ लॉट। You have worked with ultra HNIs and office families. तो आपके अकॉर्डिंग इस फील्ड में जो लोग नहीं जानते हैं, एज एन एक्सपीरियंस पर्सन आप क्या डिलीवर कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोग उनको कोच करते हैं। अगर कोई एम्बिशियस HNI है, कैसे वो HNI बन सकता है, क्या क्या पाथ है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है जहाँ उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसके बाद फिर HNI से कैसे वो अल्ट्रा HNI बन सकता है। द आफ्टर गेटिंग द स्टेटस ऑफ अल्ट्रा HNI, फिर वो फैमिली ऑफिस कैसे सेटअप कर सकता है, क्या क्या कंप्लाइंस उसको फॉलो करना है, कैसे डाइवर्सिफिकेशन करना है, ये हमारा पूरा रोल होता है। और ट्रेनिंग से ही हम लोग इसको अचीव करते हैं। सोशल मीडिया या जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हमेशा कोशिश करते हैं और बताते रहते हैं कि इस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं, इस तरीके से आप अमीर बन सकते हैं। बट जो एक्चुअल अल्ट्रा HNIs हैं और ये जो फैमिली ऑफिसेस हैं, ये अभी भी खुल के सामने नहीं आए हैं। और कहते हैं ना कि ये सुमड़ी में खेल रहे हैं अभी भी। करेक्ट। तो आपके अकॉर्डिंग हम कैसे बन सकते हैं अल्ट्रा HNI? देखिए, सबसे पहले तो ना यहाँ पे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम लोग सोशल मीडिया से कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो कोई नॉलेज नहीं है। इन्फॉर्मेशन क्योंकि 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में जो आपको मिल रही है वो आपको इम्पैक्ट तो कर रही है, इन्फ्लुएंस भी कर रही है, बट एक तो इम्प्लीमेंट करना, फिर आपको अपना एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं। अब आपने ये क्वेश्चन पूछा कि हाउ अल्ट्रा HNIs वो इतना ज़्यादा खुल के क्यों नहीं डिस्कस करते, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि वो लोग ना बहुत अर्ली स्टेजेस में अपना एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं और काफ़ी आगे तक जाने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली। और उनका ना इनर सर्कल भी इसी टाइप के लोगों का होता है, चाहे वो पॉलिसी मेकर हैं, लॉ मेकर हैं, या आप ऐसा मानने के चलिए जो कंप्लाइंस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। दे हायर गुड पीपल एंड दे ट्राई टू एनालाइज द पॉलिसी इन अर्ली स्टेज एंड देन दे डिप्लॉय देयर इन्वेस्टमेंट इन अर्ली स्टेज। नो डाउट वहाँ पे कुछ कैलकुलेटिव रिस्क तो होता ही है, बट वो रिस्क लेना ना एक इट गोज विदाउट सेइंग। अब इफ यू सी एन अपॉर्चुनिटी तो वो रिस्क आपको फिर लेना ही पड़ेगा। तो वो इनर सर्कल उनका इतना ज़्यादा डेप्थ कॉन्क्रीट होता है, तो वो लोग फिर इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ को अर्ली स्टेज में ही कैच कर लेते हैं। अगर हमें इस तरीके की एजुकेशन लेनी हो तो वे शुड वी गो? रेयर ट्रेनर्स हैं, इवन वर्ल्ड में रेयर हैं। और रिटेलर्स में शायद कुछ लोग स्ट्रैटेजीज तो पढ़ा रहे हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वेल्थ बनाना इट इज़ एज गुड एज विनिंग ए वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट। तो अगर आपको क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज किसी भी टाइप की सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। कोई वीक टीम भी हो सकती है, कोई बहुत बढ़िया टीम भी आपके सामने हो सकती है, बट फाइनली आपको मैच जीतना है जी। तो और सिचुएशन भी कैसी हो सकती है, फेवर में भी हो सकती है और बिल्कुल अगेंस्ट में भी हो सकती है। तो इट इज़ एज गुड एज विनिंग ए वर्ल्ड कप। तो अब क्या होता है कि जब भी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है तो हम लोग उसको अकॉर्डिंगली रिव्यू करते हैं, और रिव्यू करने के बाद हमें ये देखना होता है कि हमें कैलकुलेटिव रिस्क लेके अचीव करना ही है। जैसे अगर हम बात करें एकेडमिक्स की, तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस सब कुछ पढ़ाया जाता है,
लेकिन मेन मोटो क्या होता है? पैसा कमाना। हर कोई पढ़ इसी ले रहा है कि कमाए और पैसा कमाए। तो पैसा कमाना हम स्कूल से ही क्यों नहीं शुरू कर देते इस तरीके की एजुकेशन? हाँ, मैं इस बात को तो थोड़ा मैं ना एग्री नहीं करता हूँ। जो लोग इस वक्त का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें मैथ, साइंस, स्पेशली मैथ्स में तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं। मुझे लगता है काफ़ी बच्चों को तो शायद ये एक बहुत ही टफ टास्क होता है ट्रिग्नोमेट्री। मतलब मेरी जो नीस है उसको तो डर लगता था मैथ्स की बुक खोल के। मगर अगर फाइनली देखोगे ना आप, उससे मतलब ज़्यादातर क्या अचीव हो रहा है, अगर आप देखेंगे ना, लोग फाइनली इस टाइप की एजुकेशन के बाद ना लोन ट्रैप में जा रहे हैं जी। इफ़ यू एनालाइज, मतलब आपने एजुकेशन ली, फिर ग्रेजुएशन ली, और आज के बाद जो कॉलेजेस के कैंपेन आप देख रहे हैं वो क्या होता है, अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी। प्लेसमेंट मिलने के बाद अब उसका इंटरेस्ट उस जॉब में है या नहीं है, बट प्लेसमेंट तो चाहिए, बिकॉज ही हैज इन्वेस्टेड ह्यूज टाइम, मनी एंड एनर्जी, एवरीथिंग, तीनों। और पेरेंट्स का भी एक फिर अकाउंटेबिलिटी आ जाता है ना बच्चों का कि भाई इतना टाइम, एनर्जी, मनी लग गया कि व्हाट नेक्स्ट। तो उनको फिर जो भी प्लेसमेंट होता है वो मिल लेना पड़ता है। बट फाइनली अब आपने कभी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? तो मुझे लगता है ये शायद पॉलिसी मेकर्स को ही देखना पड़ेगा कि भाई क्यों ना हम स्कूल लेवल पे ही कुछ ऐसे एजुकेशन, स्पेशली वेल्थ क्रिएशन है, कुकिंग है, स्विमिंग है, सेल्फ डिफेंस है, इस टाइप की चीज़ें अगर हम शुरुआत में इनकॉर्पोरेट कर ले तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पर्सनैलिटी भी बनाएगा। और कुछ लोग ना अर्ली स्टेज में जब कुछ लोग इसको पकड़ लेंगे तो बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे वॉरेन बफे का भी मैं बताता हूँ, उनसे पूछा जाता है आपका बिगेस्ट रिग्रेट क्या है जी, तो ये बताया गया कि मैंने ना लेट इन्वेस्टमेंट चालू करा था। तो पूछा किस साल से चालू करा था, क्या एज थी आपकी? कह रहे 11 साल। अच्छा, उनको 11 साल में रिग्रेट है। यहाँ पे लोग 40 साल के बाद सोचते हैं कि मैं फंसा हुआ हूँ, ट्रैप्ड हूँ। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आई थिंक उनको कहीं ना कहीं 2 घंटे हर रोज इस टाइप के सब्जेक्ट्स ऐड करने पड़ेंगे, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। और बल्कि मुझे ये भी लगता है कि पेरेंट्स को भी ना थोड़ी पॉकेट मनी देनी चाहिए बच्चों को इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो 500 रुपीज अ मंथ है, सो दैट दे विल लर्न, दे इन्वेस्टेड से 500 रुपीज। या आजकल जो वो प्रोडक्ट बच्चे यूज करते हैं, शूज है या लैपटॉप है, मोबाइल्स है, इफ दे आर यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स डिमांड तो है। और वो अगर उसी के स्टॉक्स में कुछ भी पैसे लगाते हैं तो दे लर्न हाउ टू क्रिएट वेल्थ, और कैसे एक वेल्थ को बहुत बड़ा करा जा सकता है। You have said this before कि ultra HNIs don't chase returns, they chase control. तो यहाँ पे आप किस कंट्रोल की बात कर रहे हैं? Is it about the money, the risk, the time? What kind of risk you are talking about? Okay. क्योंकि they have reached a certain level, एक लेवल पे आ चुके हैं। अब क्या होता है कि suppose a person has reached at 50 crore rupees. Okay. वहाँ पे उसको ना ये रिस्क कंट्रोल करना है कि मेरे पास अब जाने के लिए मैक्सिमम क्या है। तो वो क्या करते हैं रिस्क में? दे बाय द इंश्योरेंस ऑफ देयर इक्विटी पोर्टफोलियो। They take the when I say they take the calculative risk, तो अब मान लीजिए उन्होंने कोई स्टॉक रिव्यू करने के बाद बाय तो करा, बट दे ऑल्सो बाय द इंश्योरेंस एट द सेम टाइम, ओके, सो दैट दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द डाउन साइड इन केस इफ स्टॉक स्टार्ट्स फॉलिंग। मान लीजिए कोई एनालिसिस गलत चला गया और इफ यू स्टॉक स्टार्ट्स फॉलिंग, तो वहां पर इंश्योरेंस उनको प्रोटेक्ट कर लेगा। तो वो कैलकुलेटिव रिस्क है हार्डली 10%, 12%। तो उतना तो देखो लेना भी बनता है। मगर आप बिल्कुल ब्लाइंड रिस्क ले रहे हो जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, अब वो राइज भी हो सकता है तो फॉल भी हो सकता है। आई वुड लाइक टू शेयर वन स्टडी ऑफ येस बैंक। कंपनी वाज डूइंग वेरी वेल बट समहाउ प्रमोटर डिड सम स्कैम। अब वो स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मोर देन 300, एंड दैट स्टॉक रीच्ड बिलो 10 रुपीज। देन अगर जिसके पास इंश्योरेंस था वो तो बच गया, या जिसके पास नॉलेज थी तो वो बाकी वेपन्स को यूज करके अपने आप को उसने प्रोटेक्ट कर लिया। मगर जिसके पास नॉलेज नहीं था ना, तो वो तो मतलब पूरी तरीके से लॉस में है। तो मेरे को ये जो आपका क्वेश्चन था, तो वो लोग ना रिस्क को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। रिस्क में वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका इंश्योरेंस करते हैं और फिर बड़ा ग्रो करते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल था जो नेगेटिव रहा, मगर पॉजिटिव के भी तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे वो अपनी एक बड़ी अच्छी वेल्थ बना पाते हैं और अपने जो भी माइलस्टोन्स हैं उनको अचीव कर पाते हैं। सर, जैसे कि हमने बात किया कि जितने भी वेल्थ को रिलेटेड कंटेंट्स होते हैं वो लाउड बहुत होते हैं, पैसा कमाओ, ये करो, वो करो। इससे पहले भी हमने काफी पॉडकास्ट लिए हैं एंड द कंटेंट इज वेरी लाउड, राइट, बट एक्चुअल में जो अल्ट्रा एचएनआईज वर्क कर रहे हैं वो इतना अटेंशन ग्रैब ही नहीं कर रहे हैं। ट्रू। तो क्यों कर रहे हैं वैसा कि वो लाइमलाइट में क्यों नहीं आ रहे हैं? रीजन इज दिस, उनके लिए वेल्थ की डेफिनेशन जो है ना, इट्स नॉट फॉर एग्जीबिशन, इट्स फॉर रियलाइजेशन। मतलब वेल्थ एक आप उसको रियलाइज करें, इंजॉय करें फैमिली के साथ। ये दिस नॉट फॉर एग्जीबिशन। यू आर कैरिंग ए आईफोन और या फिर कार, बहुत महंगी एक लग्जरी कार है, बहुत बढ़िया घर है, तो दे डोंट बिलीव इन दिस। मैं मतलब टीयर 2 सिटीज़, टीयर 3 सिटीज़ की भी बात करूँ, इवन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत डीप पॉकेट या बड़े वेल्दी लोग हैं, बट दे डोंट बिलीव इन शो ऑफ। तो हम मान सकते हैं कि सोशल मीडिया इज काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग अस फ्रॉम द रियल पाथ।
बट आई थिंक इसका एक और साइड भी है कॉइन का, वो ये है कि वो ना कहीं मोटिवेट कर रहा है। हाँ, मोटिवेशन बहुत अच्छा मिल रहा है सोशल मीडिया पे, बट मोटिवेशन के बाद क्या, चलो मैं सुबह 4 बजे उठ गया, मैं क्या करूँ? मान लीजिए किसी ने मोटिवेट कर दिया, मैनिफेस्टेशन भी हो गया, 50 करोड़ रुपया बनाना है, सुबह 4 बजे भी उठ गया, बट व्हाट नेक्स्ट, कल का करना क्या है मुझे? तो वो जो स्ट्रैटेजी है ना, वहाँ पर जो रियल वेल्थ क्रिएटर्स होते हैं वो उस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मोटिवेशन इज जस्ट एन इग्निशन हो गया, फुल मोटिवेशन हो गया, बट आगे जो प्रोसेसेस होते हैं वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और इसीलिए शायद वेल्थ बना पाते हैं। जो हमारे रियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स बेसिकली क्या करते हैं, फंड्स पे पैसे लगाते हैं, स्टॉक्स पे पैसे लगाते हैं, क्रिप्टो पे पैसे लगाते हैं, जबकि अल्ट्रा एचएनआईज जो होते हैं वो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। राइट। गेम हमेशा हमारा इन्वेस्टर क्यों लूज करता है, जो रिटेल इन्वेस्टर होता है? रीजन इज दिस, एक तो उसको क्विक गेन चाहिए और वो ना 1 या 2 स्टॉक्स पे ही या 1-2 इंस्ट्रूमेंट्स पे डिपेंडेंट रहता है। मगर वेयर एज व्हेन यू टॉक अबाउट एचएनआई फैमिलीज, अल्ट्रा एचएनआई या फैमिली ऑफिसेज, दे बिलीव इन स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 2025 में जैसे इक्विटीज ने ज़्यादा परफॉर्म नहीं करा, बट वेयर एज अगर आप देखोगे सिल्वर और गोल्ड ने आउट परफॉर्म करा है। तो वहाँ पर समहाउ उनका जो पोर्टफोलियो है तब भी एक अच्छे रिटर्न्स देता है। तो वो स्ट्रक्चर्स में इसलिए बिलीव करते हैं, और इनकेस कोई मेजर करेक्शन आता है लाइक 2020 जी, तो वहाँ पर उन्होंने इंश्योरेंस ने उनको बचा लिया। हाँ। एंड ओवर एंड अबव मैं यहाँ पे एक और डीप डाइव करना चाहता हूँ कि रिटेलर्स ना सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे बाय सेल, उन्होंने कोई स्टॉक खरीदा और बेच दिया। मगर वेयर इज अगर आप इफ यू टॉक अबाउट एचएनआईज, अल्ट्रा एचएनआईज और फैमिली ऑफिसेज, वो लोग ना मतलब एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, दे हैव एटलीस्ट 10 to 20 इंस्ट्रूमेंट इन देयर बास्केट। उनको जैसी सिचुएशन होती है वो वैसा ही मार्केट में प्ले करते हैं, और गिरती हुई मार्केट में भी पैसे बना लेते हैं, स्टेबल मार्केट में भी अच्छे रिटर्न्स ले लेते हैं, और इनकेस राइज करता है तो वो तो उनके फेवर में है ही है। आपके 20 साल के एक्सपीरियंस में आपने कोई ऐसा एग्जाम्पल देखा हो अपने सामने? मैंने काफ़ी एग्जांपल्स देखे हैं, स्पेशली मैं 2020 की बात करूँगा, जब कोरोना के अंदर मार्केट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 45% से लेके 50% तक का करेक्शन था पूरे पोर्टफोलियो पे। एक्चुअल में वो वेल्थ ट्रिगर था, वो कोई पैनिक नहीं था। ओके। जिसके पास इंश्योरेंस था, मान लीजिए कि आपका आज पोर्टफोलियो 10 करोड़ का है और आपके पास इंश्योरेंस है, तो वो 10 करोड़ की वैल्यू 5 करोड़ रह जाएगी। हाँ। बट इंश्योरेंस आपको 4 करोड़ रुपए रिटर्न कर देगा। तो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू रह गया 5 करोड़ का, और जो अभी इंश्योरेंस से आया 4 करोड़ रुपीस, तो टोटल करेंगे 9 करोड़ रुपए। अब आप उस 4 करोड़ को री इन्वेस्ट कर दीजिए। कई बार आपने सुना होगा कि गिरती हुई मार्केट में अगर आप पैसा लगाओगे तो शायद आप वेल्थ बना सकते हो, मगर मेरा अगला सवाल ये होता है कि ये पैसा आप लगाओगे कितना? लोग अपनी पॉकेट से ही तो लगाएंगे, पॉकेट से कितना पैसा लगा देंगे? 2 लाख 5 लाख अगर कोई जॉब कर रहा है, मैं कह रहा हूँ 50 लाख का भी पैकेज है, कितना पैसा लगा देगा? 25 लाख रुपए लगा देगा। मगर अगर किसी का मान लीजिए 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है, अगर वो गिर भी गया काफ़ी, 50% भी गिर गया, तो इंश्योरेंस ने उसको 4 करोड़ रुपए दे दिया है। Correct. तो वो तो, और उसके लिए ना उसने कोई एफडी ब्रेक करी, ना गोल्ड बेचा, ना कोई प्रॉपर्टी बेची, ना कोई कोलैटरल दिया, कुछ नहीं करा। सीधा उसने वो इंश्योरेंस से पैसे लिए और उस बॉटम मार्केट में लगा दिए, जब सारे स्टॉक एंटायर मार्केट इज एट डिस्काउंट। सो देखो, वेल्थ तभी बनेगी व्हेन यू पुट और इन्वेस्ट अ ह्यूज मनी एट द बॉटम और एट द करेक्शन एंड लेट इट ग्रो। यस, एंड देन आप देखिए ना, विद इन 4 years और 5 years वो जो इन्वेस्टमेंट है एटलीस्ट 5 times का रिटर्न दे रहे हैं। निफ्टी 4 times हो गया। तो दैट मीन्स अगर आपका 9 करोड़ का पोर्टफोलियो वैल्यू उस करेक्शन में 9 into 4 36 करोड़ पे तो आप खड़े हो। एंड और इंडिया की डेफिनेशन में आप अल्ट्रा एचएनआई स्टेटस अचीव कर चुके हैं। करेक्ट। बट दिस इज नॉट लक। कई बार लोग बोलते हैं कि यार दैट पर्सन इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। नो, उसने स्ट्रैटेजिकली प्ले करा है, और स्ट्रैटेजिकली प्ले करने के बाद ना वो ट्रिगर जरूर होता है करेक्शन, आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर वो कभी तो ट्रिगर होगा। जैसे ही वो ट्रिगर होगा इमीडिएटली यू विल गेट गुड फंड्स, और फिर उसको आप बॉटम पे लगाइए, यू विल अचीव योर अल्ट्रा एचएनआई स्टेटस। जो फैमिली ऑफिसेज होते हैं, दे वर्क मोर ऑन गवर्नेंस देन ऑन इन्वेस्टमेंट। तो क्या हम कह सकते हैं कि गवर्नेंस जो है इज अ पावरफुल वेल्थ टूल, और बाकी लोग क्यों इग्नोर कर रहे हैं इसको? सी, उसका मैं पहले रीजन बताता हूँ फैमिली ऑफिसेज में इस टाइप की गवर्नेंस को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है। सबसे पहले ना, उनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई होता है। दे डोंट ओनली इन्वेस्ट इन इक्विटीज, इक्विटी भी है वहाँ पे, बिटकॉइंस भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, म्यूचुअल फंड भी है, और रियल एस्टेट भी है। अब क्या होता है कि इतना डाइवर्सिफिकेशन को आप कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे मॉनिटरिंग करोगे उसकी? तो उनकी जो टीम है, नो डाउट दे हैव अ गुड टीम, मगर आपको टीम को ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। कई बार आपने देखा होगा
स्टारबक्स के आप कैफे में जाते हैं तो वहाँ पर आप ये नोटिस करते हैं कि कोई वो मैनेजर या कोई वहाँ का सीईओ थोड़ी आके बैठता है, मगर सारे प्रोसेसेस तब भी फॉलो होते हैं जब भी कोई आप कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। क्यों? इसी तरीके से वो सारे प्रोसेसेस इन्वेस्टर्स, वो जो उनकी टीम होती है, उनको दिए जाते हैं, और दैट इज नथिंग बट रूल्स और which we call it regulations। तो वो उनको डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं, और यूजिंग टेक्नोलॉजी उसकी लाइव मॉनिटरिंग होती है। और लाइव मॉनिटरिंग जब इतना कॉम्पैक्ट उसमें काम करते हैं और रूल्स के साथ, तो मुझे लगता है आप अपने टारगेट्स अचीव कर लेते हैं। पर बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नेंस को बोरिंग कंसिडर करते हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या सच में ये बोरिंग है, या फिर इससे हम बहुत कुछ मकाम हासिल कर सकते हैं? सी आपको, मेरे को लगता है कि अगर आप गवर्नेंस को ही इम्प्लीमेंट करें जी, और अपने कुछ टारगेट सेट करें, तो आई थिंक ये एक मैंडेटरी टूल है जो सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब आपकी रिटेलर की बात करें या एम्बिशियस HNIs की बात करें, वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि भाई, एग्जाम्पल के लिए आज भी उन्होंने कुछ भी चीज़ इंप्लीमेंट करी, अगर वो 1-2 दिन में रिटर्न नहीं देती ना, तो उनको लगता है कि यार ये तो काम नहीं कर रही। बट ये परमानेंट जब तक नहीं होगा ना, जब तक आप उसका एक्चुअल में मीनिंग नहीं समझ पाओगे। और वो तभी होता है जब आप थोड़ा बड़ा पैसा लगाओ और बड़े टारगेट्स के साथ आप काम करो। द अल्ट्रा HNIs ये प्रेफर करते हैं प्राइवेट डील्स ओवर पब्लिक अपॉर्चुनिटीज, राइट? तो आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज द एडवांटेज दे आर गेटिंग? सी, प्राइवेट डील्स के अंदर क्या होता है कि वो लोग जब भी कोई बड़ा पैसा लगाते हैं तो दे डायरेक्टली स्पीक विद द मैनेजमेंट ऑफ द लिस्टेड कंपनी। अब मान लीजिए पब्लिक क्या करती है, पब्लिक के पास कौन सी नॉलेज है, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो सोशल मीडिया के थ्रू उनको दी जा रही है, बट दैट पर्सन डायरेक्टली स्पीक्स विद द मैनेजमेंट। अब वो बात करता है डायरेक्टली, तो फिर उसको जहाँ भी रिस्क लगता है वो क्वेश्चन पूछता है, ग्रोथ के बारे में बात करता है, अगले 5 साल 10 साल की एक्सपेंशन प्लान, स्केलेबिलिटी के बारे में बात करता है। एंड इफ दैट पर्सन इज कन्विंस्ड विद द मैनेजमेंट गाइडलाइंस और द कमेंट्री, देन दैट पर्सन इन्वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट। अभी आप देखेंगे, कई बार आपने देखा होगा बड़े इन्वेस्टर्स बड़ा पैसा लगाते हैं, लाइक देयर इज अ टर्म कॉल्ड QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट। तो वहाँ पर क्या होता है कि मतलब दे इन्वेस्ट 500 करोड़ 1000 करोड़ इन अ सिंगल कंपनी। तो बट बिफोर इन्वेस्टिंग दे जस्ट आस्क हेल लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और वो ना उसका बैकग्राउंड भी जाके चेक करते हैं, कंपनी की सारी चीज़ें वो लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं, और उसके बाद वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब आप प्राइवेट डिस्कशन करते हैं, यू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड इफ यू आर कन्विंस्ड विद देयर गाइडलाइंस एंड आंसर्स, देन यू इन्वेस्ट, बिकॉज़ नॉलेज इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर गेटिंग इनटू दिस फील्ड। एब्सोल्युटली। तो वो देखिए, 2 तरीके हैं नॉलेज लेने के। वन, यूर गेटिंग फ्रॉम योर सोशल मीडिया, और दूसरा है आप उस पार्टनर से बात कर रहे हैं जिसकी कंपनी में आप पैसे लगा रहे हैं जी। अभी आपने पूछा था रिटेलर्स क्यों ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते। बेसिकली रिटेलर्स हर बंदे से बात कर रहा है, मगर उस बंदे से बात नहीं कर रहा है जिसकी कंपनी में पैसे लगा रहा है। करेक्ट, सी द डिफरेंस। और वो जो जो HNI है, अल्ट्रा HNI है, फैमिली ऑफिसेज है, दे जस्ट स्पीक टू द मैनेजमेंट ऑफ द लिस्टेड कंपनी। अब वो वहां से जब आप पार्टनर की कमेंट्री से अगर वो कन्विंस्ड है जी, तो देन दे रखते भी हैं पैसा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल 10 साल, क्योंकि हर 3 महीने में रिजल्ट आता है, एंड दे हैव राइट टू आस्क। सपोज वो पैसा लगाते हैं तो उनके पास राइट है ये पूछने का, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। सिंस दे हैव राइट टू आस्क, दैट्स व्हाई अब उनको पूछने के बाद ना, जब अगर एप्रोप्रिएट आंसर मिल रहे हैं, तो फिर वो पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं। Don't you think that there should be a law and which comes with the rights and responsibility in this field too? Yeah, it's a law. Anyone can communicate with the management. तो उसके लिए एक रास्ता है ऑलरेडी। सेबी ये बोलता है कि इन्वेस्टर हैज राइट टू आस्क, मगर वो उसको पढ़ना, समझना, मैनेजमेंट से क्या क्वेश्चन पूछना है, उस टाइप की नॉलेज और उस लेवल का आपके पास इंटेलेक्ट होना चाहिए। ओनली देन आप ये सब काम कर सकते हैं। आई बिलीव उन्होंने ना खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है सोशल मीडिया में, या कंटेंट जो भी दिखाया जा रहा है वो उसी में। सोशल मीडिया पे वो कंटेंट है जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब राइट नॉलेज लेने के लिए ना, इट्स ए वेरी वेरी टफ टास्क। टफ का मतलब ये है कि अगर मैनेजमेंट ने कोई भी गाइडलाइंस दी है, तो आपको उसको एनालिसिस ना एक एज अ बिजनेस पर्सन करना है कि अगर आप उस रोल पे हैं, व्हाट विल बी द टेक। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी सीमेंट कंपनी के अभी रिजल्ट आए थे, अभी वॉर भी हुआ था जब इंडिया पाकिस्तान का, तो उसी वक्त थोड़ा मानसून का भी चल रहा था सब कुछ। तो आप देखेंगे कि जब रिजल्ट आया तो ज़्यादा अच्छा नहीं आया था, तो पूछा गया भाई क्यों नहीं आया। उन्होंने कहा था जी नॉर्थ इंडिया में वॉर की सिचुएशन है और ऊपर से मानसून का भी है। अब एज अ बिजनेस पर्सन अगर आप देखोगे ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब दूसरा बंदा कहेगा नहीं सर रिजल्ट खराब हो गए, ये हो गए। भाई रिजल्ट क्यों खराब हो गए, उसको डीप डाइव करके एक बार
रिव्यू तो कर, ब्रेनस्टॉर्म तो कर, बिकॉज दीज आर द चैलेंजेस विद आई कॉल्ड इट टीथिंग प्रॉब्लम। जब भी आप कोई भी बिजनेस चालू करोगे इस टाइप की प्रॉब्लम आपको फेस अर्ली स्टेज में भी करनी पड़ेंगी। आप एक बात बताइए, कोई भी नॉर्मल जॉब है, बिजनेस है, क्या सिर्फ ऐसी परफॉर्मेंस जाती है सबकी? करेक्शंस आते हैं ना, करेक्शन इज पार्ट ऑफ द बुल रन। तो अगर वो बुल रन के अंदर करेक्शंस हैं तो मगर आपको ना उसका एक बार बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। अब उसने बोला सर मॉनसून है, अब मैंने भी देखा यस मॉनसून है। फिर इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था तो नॉर्थ इंडिया में काफी डिस्टर्बेंस थी उस वक्त। तो ये जेन्युइन आंसर है, और अगर कोई मैच्योर्ड इन्वेस्टर है इन चीजों को अगर समझ रहा है तो वो बहुत बड़ी वेल्थ बना पाएगा। तो वो क्या बेयर करने को तैयार है लॉस? वो लॉस नहीं होता, वो नोशनल लॉस है, और दैट टू है टेम्परेरी। वो तो एक बात बताइए, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मैं अपने बेटे को पढ़ाई में नर्सरी से लेकर और पोस्ट ग्रेजुएशन तक कम से कम 15-20 साल पढ़ाऊंगा, पैसे भी लगाऊंगा, मॉनिटरिंग भी करूंगा, और जब रिजल्ट आएगा तो क्वेश्चन भी करूंगा। उस पर पैसे लगा रहा हूं तो मैं सवाल पूछ रहा हूं अपने बेटे से, मगर मैं जिसकी कंपनी में पैसे लगा रहा हूं उससे मैं कोई बात ही नहीं कर रहा। मतलब इतनी नाइंसाफी क्यों है? रीजन इज दिस कि हमें ना ये सब चीजें पता नहीं है। अगर किसी को ये बात पता हो तो मैं मतलब हम लोग यही पढ़ाते हैं कि भाई इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग ए ह्यूज अमाउंट, और अगर आप चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो आपका, तो आपको ना यू विल हैव टू स्पीक टू योर पार्टनर, आस्क द रेलेवेंट क्वेश्चन इन ए पोलाइट मैनर, एंड देन ब्रेनस्टॉर्म, जो भी आपको आंसर मिल रहा है उसकी ब्रेनस्टॉर्म करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, और उसके बाद सोचो कि क्या ये जेन्युइन है। अभी जो टेम्परेरी इश्यूज आ रहे हैं, जैसे एक और एग्जांपल पे बात करते हैं, रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ था, या ऐसे न्यूज़ आई थी मार्केट के अंदर कि अडानी और बिरलास दे आर आल्सो कमिंग इन द वायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। देयर इज ऑलरेडी अ लिस्टेड कंपनी कॉल्ड KEI वायर्स एंड केबल, इट इज जस्ट अ केस स्टडी। तो वो स्टॉक ऑलमोस्ट 40-50% के करेक्शन आ गया उसके अंदर। अडानी आएगा, दैट पर्सन इज, एंड द KEI इज जस्ट 20 years old कंपनी, बल्कि 30 साल पुरानी कंपनी है। दे हैव ए गुड नेटवर्क, दे हैव ए गुड फ्रेंचाइजी मॉडल, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड मार्केटिंग, सब कुछ उनका रेडी है। और वो लोग अभी आएंगे, दे विल सेट अप द प्लांट, उसके बाद 5 साल या 10 साल बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। दे हैव, बट KEI हैज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो आप उस एक्सपीरियंस को भी तो देखो ना। अब उस वक्त क्या हुआ था, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स या एम्बिशियस HNIs दे स्टार्टेड सेलिंग। वो पैनिक हो गया उनको कि अडानी आ रहा है। अब उस दिन जो लोएस्ट प्राइस था दैट वाज 2400, नाउ डेज द प्राइस इज 4400। सी द राइज, मोर देन 50% राइज विद इन कपल ऑफ मंथ्स। अब जिसने बेचा था वो तो पूरी तरीके से लॉस में है, मगर जिसने अपना इंटेलेक्ट यूज करके उस अपॉर्चुनिटी को यूज करा था, दैट पर्सन डिजर्व्स वेल्थ। तो इसलिए वो बड़ा पैसा बना पाता है। बट उसके लिए ना उसको पूरे कंपनी के बिजनेस मॉडल, उसका स्ट्रक्चर, उसके नेटवर्क्स, उसकी पूरी नॉलेज होती है, तब वो इतने करेक्शन के अंदर इतना बड़ा पैसा डिप्लॉय करता है। अभी आपने रिटेल्स के बारे में बात करी, तो जो रिटेल्स होते हैं वो छोटी छोटी खुशियों में खुश हैं। अपनी फंडिंग करेंगे, छोटी जीत मिली, क्रिप्टो हो गया, फंड्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, उसमें खुश है। लेकिन जो अल्ट्रा HNIs हैं, दे प्ले फॉर द लॉन्ग गेम, करेक्ट, फॉर द लॉन्गर टर्म। तो अगर हम बात करें तो ये टाइम जो है ये HNIs के फेवर में क्यों है, उनके लिए क्यों नहीं है? सी, अभी आपने एक वर्ड ऐड करा है, छोटी खुशियां, छोटे रिटर्न्स जी। तो अभी क्या होता है कि जब भी व्हेनेवर दे बाय अ स्टॉक, इन केस ऑफ करेक्शन या इन केस ऑफ गुड राइज, उनको लगता है कि अभी मुझे बेच देना चाहिए, क्योंकि करेक्शन में तो उनको पैनिक होता है, और राइज में ना सबकॉन्शियस माइंड को ये बात पता है कि बॉस यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द कंपनी, एंड आई थिंक ये आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो स्टॉक आपको प्रॉफिट हो रहा है, बेच दो। मगर जो HNI होता है ना, उसको पूरी नॉलेज होती है, तो उसको लगता है कि ये करेक्शन कुछ नहीं है, और ये जो जंप आया ना ये भी कुछ नहीं है। ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा छोटे मोटे राइज में या करेक्शन में, उसको पैनिक नहीं होता। हाँ, बट अगर मेजर करेक्शन आएगी ना तो उसको खुशी होती है। ओके, क्यों? अपॉर्चुनिटी आ गई। अपॉर्चुनिटी आ गई। जिस वक्त पूरी दुनिया बेच रही है, वो ये नहीं सोच रहे कि हम लोग बेच रहे, कोई तो खरीद रहा है। कौन खरीद रहा है? बिकॉज इट्स अ जीरो सम गेम। करेक्ट। इफ यू आर बाइंग समवन इज सेलिंग। तो वो जो उस वक्त जो पैनिक में बेच रहे हैं ना, तो वो अगर इतना भी सोच रहे कि कोई खरीद रहा है, कोई तो खरीदेगा ना उस गिरती हुई मार्केट में। और ये आप तभी कर पाएंगे जब 3 चीजें आपके पास होंगी, नॉलेज, स्ट्रैटेजी और कन्विक्शन। नॉलेज से ही आपको कन्विक्शन आएगा, और कॉलेज और स्ट्रैटेजी है, जब आप इसका कॉम्बिनेशन से प्ले करेंगे फिर आप बड़ी वेल्थ बना पाएंगे। आप देखिए ना 3 से 4 महीने में कितना बड़ा रिटर्न आया है इस KEI के अंदर ही। तो ये कोई मैं टिप नहीं दे रहा हूँ, बट एक केस स्टडी है। एक और केस स्टडी है पॉलीकैब की। हाँ, पॉलीकैब
पॉलीकैब, या इसके अंदर क्या हुआ था, आईटी इनकम टैक्स का रेड हुआ था। आप एक बात बताइए, एक बिल्कुल जनरल एक नॉर्मल प्रैक्टिस है ये इनकम टैक्स की। जरा सा भी उनको डाउट लगता है वो जाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, आपने क्लियर कर दिए सारे क्वेश्चन तो बात खत्म हो गई। ये ना एक प्रैक्टिस है, रेगुलर प्रैक्टिस है, और आज ये कोई पहली बार नहीं हुआ। बहुत कंपनीज में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, इंडिविजुअल, सब जगह होता है। स्टॉक गिरा था, लोगों ने बेचना चालू कर दिया, इनकम टैक्स, अभी कंपनी थोड़ी ना बंद हो रही है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पेनल्टी लग जाएगी। अब वहां पे पेनल्टी भी लगी होगी या नहीं लगी होगी, मगर उसके बाद जिसने वहां खरीदा था ना, वो वहां से भी डबल हो चुका है, और किसी ने तो उस बॉटम पे, उस पैनिक में बेचा था। सी, ये कन्विक्शन आपको तब आएगी व्हेन यू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी, यू अंडरस्टैंड द नंबर एंड यू नो द गाइडलाइंस। आपको पता है कि कंपनी की अगले 6 महीने, साल भर के लिए क्या गाइडलाइंस है, फिर आप उस पर बैठते हो तो वेल्थ बनती है। बिकॉज इट्स ईजी टू से कि पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। बॉस, पेशेंस होने के लिए वो कन्विक्शन कैसे आएगा? कई बार आप स्पिरिचुअलिटी में ना, बड़े बड़े जो संत महात्मा होते हैं, आप उनसे बोलते हैं, वो कहते हैं सत्य बोलो। उन्होंने बोल दिया, अब घर जाके कोई सच बोलता है? वो तब बोल पाएगा कि जब उसको रेगुलरली पुश करा जाएगा, उसकी एडवांटेजेस बताई जाएंगी, डिसएडवांटेजेस बताई जाएंगी, फिर उसके बाद एक बंदा एज अ मेंटोर उसको मॉनिटर करेगा। फिर 2, 4, 6 महीने, साल भर में ना कुछ चेंजेस आएंगे, फिर वो उसको रिटेन करेगा अपने विल पावर से, उसके बाद वो उस लेवल को अचीव करेगा। सेम विद द इन्वेस्टमेंट, व्हेन यू टॉक टू द प्रमोटर, वो अपनी गाइडलाइंस देता है, फिर आप अपने इंटेलेक्ट से उसको रिव्यू करते हो, और फिर आप अपनी वेल्थ को बना पाते हो। और जनरली लोग इतना पढ़ते नहीं है, तो फिर कन्विक्शन नहीं आती, कन्विक्शन नहीं है तो पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है तो आप कोई गेन में रहते हो और कोई लॉस में एग्जिट कर जाते हो। दैट्स ऑल। इन योर 20 years ऑफ एक्सपीरियंस, क्या कोई आपके पास आया है और बोला है कि यार तूने बताया था वो सही निकला, मैं ही पागल था, मैं जल्दी निकल गया उससे एज अ रिटेल? बहुत लोग होते हैं, स्पेशली जो पूरी स्टडी कंप्लीट करते हैं ना, तो अब तो वो बहुत रिग्रेट करते हैं। मैं अभी एक और एग्जांपल बताता हूँ। आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट मदरसन सुमी इन ड्यूरिंग द क्लास, क्योंकि एग्जांपल तो देने पड़ेंगे व्हेन यू टीच। सो मैंने फिर जब पूरा केस स्टडी उनको एक्सप्लेन करा, तो उन्होंने कहा मदरसन सुमी तो मैंने आज से 15 साल पहले लिया था, एंड द प्राइस वाज जस्ट 3 रुपीज़, एंड नाउ डेज द प्राइस इज क्लोज टू 200 रुपीज़। और वो कहता है कि सर मेरे को तो कितना रिग्रेट है, बिकॉज उसके बाद उसने इतने डिविडेंड बोनसेस दे दिए, जो उसने पैसा लगाया था ना, वो 3 टाइम्स बाहर आ चुका है, और इन्वेस्टमेंट एज इट इज है। ओके, जस्ट लुक एट। तो वो ऐसे रिग्रेट तो लोगों को बहुत ज़्यादा होते हैं। एक मेरे स्टूडेंट है दीपक, उनको तो इतना रिग्रेट है कि आपने जो शेयर्स पढ़ाए, मैंने 5-5, 10-10 साल, 15-15 साल पहले सब खरीदे थे, बट आई डिसाइडेड टू लीव द स्टॉक जस्ट इन ए वेरी क्विक गेन। वो छोटे प्रॉफिट में निकल गए, मगर आज अगर रखा होता तो मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ही रिच होते। सर, देयर आर सम पॉलिसीज विच आर सेट एंड है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर्स भी हैं, रेगुलेटरी लेयर्स भी हैं, बट वो इतना थिन लाइन है कि लोग जाने अनजाने में इग्नोर कर देते हैं। वहीं से फायदा उठाते हैं HNIs, बिकॉज दे आर नॉलेजेबल और उनको पता है कब कहाँ पे क्या करना है, और हमारे पास रेगुलेटरी बॉडी भी है। तो ये पावर पोजिशनिंग जो HNI प्ले कर रहा है, बाकी लोग क्यों अवॉइड कर रहे हैं, जिसका उनको हार्म भी हो रहा है? सी, मैं जैसे पॉलिसीज के बारे में बात करता हूँ, तो जो HNIs, अल्ट्रा HNIs है ना, वो इवन गवर्नमेंट पॉलिसीज को ना अर्ली स्टेज में ही रिव्यू करते हैं। ओके। और वहाँ से उनको लगता है कि भाई, एक एग्जांपल के लिए, जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करेंगे जी। अभी गवर्नमेंट रिव्यू कर रही है, और इवन वो लोग, यू वोंट इमेजिन, वो लोग ना प्लानिंग कमीशन तक के डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं। Okay. जो नीति आयोग है, इट्स अ प्लानिंग कमीशन, उनके भी डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं कि अगर इंडिया ये सब करता है तो नेक्स्ट 5 ईयर, 10 ईयर, 15, 20 ईयर्स में उनके क्या प्रोजेक्शंस है, गवर्नमेंट को क्या फंड रिलीज करने चाहिए। वो इतना डीप डाइव करके पहले गवर्नमेंट की पॉलिसीज, फिर उनके फोरकास्ट, फिर उसके बाद सेक्टर रिव्यू करके देन कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं, और तब वो अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ी वेल्थ बना पाते हैं। मगर जो एम्बिशियस HNIs हैं, वो लोग ना, मतलब क्विक इन्फॉर्मेशन पे डिपेंडेंट है। किसी ने कोई सोशल मीडिया के शॉर्ट्स पे, रील पे कुछ 2 मिनट में कुछ बता दिया, इसको ये ऑर्डर आ गया, उसको ये सारी चीज़ें आ गई, तो वो अपने कॉन्फिडेंस को ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाता, क्योंकि उसको 1 मिनट की इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा कुछ पता नहीं है। सर, besides this anchoring, I'm a journalist too. Yeah. So I prefer reading over going through, social media content creation. तो आपके according, how important is it to go through the newspapers and text other than the, digital platforms हम देखते हैं? तो
कितना ज़रूरी है कि हम न्यूज़पेपर से नॉलेज गेन करें या कुछ भी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन से हम नॉलेज गेन करें rather than relying on the short clips? सी मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही इनपुट दूंगा. अगर आपको प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन मीडिया या ऑफलाइन मीडिया, किसी भी मीडिया के अंदर अगर प्रमोटर खुद आके कोई इनपुट दे रहा है, बिकॉज मीडिया इनको इनवाइट करते हैं, प्रमोटर्स को, उनसे पूछते हैं, या फिर पॉलिसी मेकर्स को इनवाइट करते हैं. अगर जी, जैसे आप देखोगे कई बार मिनिस्टर्स को इनवाइट करा जाता है या सेक्रेटरीज को इनवाइट करा जाता है पॉलिसीज को रिव्यू करने के लिए, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, उस पर डिस्कशंस होते हैं. तो अगर आप इन लोगों को सुनोगे तो आप एक बड़ा फोरकास्ट कर पाओगे. किसी भी डिमांड को, किसी भी सेक्टर को अर्ली स्टेज में ही आप आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट कर पाओगे. तो प्रमोटर्स और पॉलिसी मेकर्स को आपको अर्ली स्टेज में सुनना पड़ेगा, वो किसी भी मीडिया में हो, वेदर इट इज़ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, ऑफलाइन मीडिया, व्हाटएवर. सर, जितने भी हमारे अल्ट्रा HNIs हैं, दे रीलोकेट, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो बिजनेस हो, या फिर उनकी खुद की फैमिली, दे रीलोकेटेड. व्हाई इज इट नेसेसरी इन दिस वेल्थ एनवायरनमेंट दैट दे आर लिविंग इन? सी, द मोमेंट यू अचीव वेल्थ, से 100 crores एग्जांपल ले रहे हैं, अब उसके बाद ना उनके पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मेरे को, जैसे एक एग्जांपल है, टैक्स का कंप्लाइंस आ गया. इतनी बड़ी वेल्थ बनाने के बाद आपके पास एडिशनल टैक्स भी लग सकता है. करेक्ट. फिर जियोपॉलिटिकल चेंजेस आते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, जैसे आपने देखा होगा लक्ष्मी मित्तल ने अभी यूके छोड़ दिया, अभी वो दुबई जा रहे हैं. जी. इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पॉलिसीज चेंज हुई हैं और वहाँ पे जो अल्ट्रा रिच लोग हैं उनके ऊपर वो एडिशनल टैक्सेस लग रहे हैं. तो ही डिसाइडेड टू लीव द कंट्री. अब वो टैक्स मैटर आ गया ना यहाँ पे, तो वहाँ पे टैक्स कंप्लाइंस का इश्यूज होते हैं, उसके बाद जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, और कई बार पॉलिसीज के भी इश्यूज होते हैं. अभी आप देखिए बांग्लादेश कितना डिस्टर्ब है. यस. नेपाल में क्या हुआ है, वहाँ पर भी कई बार आपने देखा होगा जो भी अटैक्स हुए हैं वहाँ के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट पे भी हुए हैं. इवन श्रीलंका. तो फिर जिसने इतनी बड़ी वेल्थ बना ली है वो क्यों रहेगा फिर वहाँ पे, बांग्लादेश या श्रीलंका टाइप्स की कंट्रीज में? तो देन दैट्स वाई वो इस टाइप की भी डाइवर्सिफिकेशन को प्लान करते हैं कि अगर मुझे रिलोकेट होना पड़े तो इट्स अ मैटर ऑफ 1 hour. वो डिसाइड करते हैं, टिकट विकेट बुक करना है, जो भी करना है, दे लीव एज सून एज पॉसिबल. कुछ जो है अल्ट्रा HNIs जो हमारे लिए काफी पॉपुलर है, लाइक अंबानीज, इफ वी से इट, दे डोंट रिलोकेट, दे स्टे द सेम. कंट्री भी तो स्टेबल है ना अपनी. हाँ, ये कैसे? अब अभी नेपाल के अंबानी को पूछोगे ना या बांग्लादेश के अंबानी को पूछोगे तो वहाँ के तो अंबानी नहीं बचे अब. या कोई भी जो टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप बिजनेसमैन है. बांग्लादेश वॉज फेमस फॉर टेक्सटाइल. यस. आज की डेट में वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री नहीं बची है. तो वहाँ के जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अब थोड़ी ना है वहाँ पे. तो कंट्री स्टेबल है हमारी. नहीं तो आप देखिए ना लक्ष्मी मित्तल को, ही डिसाइडेड टू लीव यूरोप. तो अब देखिए इतने बड़े बंदे ने डिसाइड कर लिया, वो तो वहाँ का बिल्कुल मतलब टॉप कॉर्पोरेट में आते हैं. करेक्ट. ये सर, बहुत कम लोग होंगे जो अभी तक जानते होंगे, बट ऐसी कोई एडवांटेज जो अभी तक नहीं पता है जो HNIs जो है वो प्ले कर रहे हैं, अगर आप बता सके तो? बहुत सारे हैं, जिसमें से अगर आप एम्बिशियस HNIs के लिए स्पेशली पूछ रहे हैं जी, तो मेरा तो मैंने जो 20 साल में नोटिस करा ना, दे नेवर लुक एट देयर सिविल स्कोर. ओके. दे जस्ट लुक एट देयर नेटवर्थ सर्टिफिकेट. नेटवर्थ मतलब वो अपना इस साल उन्होंने क्या नेटवर्थ बनाई है, कितनी प्रॉपर्टी ऐड कर ली, म्यूचुअल फंड्स की क्या वैल्यू है, बिटकॉइन की क्या वैल्यू है, गोल्ड किस लेवल पे चला गया, शेयर्स कहाँ चले गए, और उसके बाद सब का प्रोटेक्शन उन्होंने ले रखा है या नहीं ले रखा. क्योंकि अब ये जो वेल्थ बन चुकी है ना, ये रिटेन कर लेंगे वो लोग विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस. तो बट अगर जो एम्बिशियस HNIs है, दे फोकस ऑन सिबिल स्कोर. वो हर साल देखते हैं मेरा 800 हो गया, मेरा 700 हो गया, मेरा 750 हो गया. तो अगर वो उस पर फोकस कर रहे हैं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक बात पता है कि बॉस अब आप अगला लोन इजीली ले सकते हो. वो लोन पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहते. और अगर लोन लेंगे भी कभी HNIs या अल्ट्रा HNIs, वो हमेशा ना एप्रिशिएटिंग असेट्स के लिए लेते हैं जिसकी वैल्यू बढ़ेगी. मगर एम्बिशियस HNIs की अगर हम बात करें, वो ज़्यादातर जो भी लोन लेते हैं ना, वो डेप्रिशिएटिंग असेट्स के लिए लेते हैं. कार हो गई, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, या एक स्टॉक मैं बता भी देता हूँ, बजाज फिनसर्व. मैं इसको स्टॉक नहीं कहता, ये एक इंडेक्स है जो ये बताता है कि लोग ना 20-30-50 हज़ार रुपए की डाउन पेमेंट करके होम अप्लाइंसेज नहीं खरीद पा रहे. यू नो द स्टॉक प्राइस वाज जस्ट 15 रुपीज इन 2009 एंड नाउ डेज इट हैज क्रॉस 1500. 100x का रिटर्न है जस्ट इन 15 ईयर्स. FD तो मेरे हिसाब से 8 साल में या 15 साल में कितना होती, 4 गुना होती. ये 100 टाइम्स हो गया. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट डिमांड है. प्रोडक्ट क्या है? सिर्फ फंडिंग करते हैं. किसको फंडिंग करते हैं? होम अप्लाइंसेस को. वो होम अप्लाइंसेस मिडिल क्लास के लिए कितने का आएगा? 20-30-50 हज़ार. जी.
इसका मतलब है लोग उसकी भी डाउन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं. दैट्स वाई वो लोग कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं और कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल में फंस के रह गए. वैसे मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया पे रिलाई नहीं करती हूँ, बट आई सॉ अ रील जिसमें बताया जा रहा था कि अगर किसी को रिच बनना है तो ये टिप्स हैं. रिच लोग अगर कुछ खरीदना होता है तो वो पैसे से नहीं खरीदते, वो लोन लेते हैं. सो इज इट सो या सब फेक है? रिच लोगों को लोन की ज़रूरत क्या है? उस पर इतना टाइम है, वो जाके पेपर साइन करेगा. करेक्ट. सी उसको अगर मान लो कोई 2 लाख रुपए की चीज़ लेनी है, वो 50 पेपर पे साइन कराएगा, OTP लेगा, कॉन्फ़िगरेशन आपका पैन कार्ड, डेबिट कार्ड सब मैप करेगा. आपको लगता है इतना टाइम है उसके पास? To the people who are watching this show and want to become ultra rich, what advice that you can give? Any insight? They will have to start their career with a narrow lane. Narrow lane means उनको कोई भी ऐसा खर्चा नहीं करना on depreciating asset, that too on EMIs. Okay. Till the time they achieve their first milestone of either 1 CR or 5 CR. बड़ा टारगेट आपको रखना पड़ेगा एंड इट इज़ एज गुड एज विनिंग ए वर्ल्ड कप. तो उसी अगर आप देखिए क्या होता है कि अगर आपको क्रिकेट खेलना है, एक फन के लिए खेलना है, एंटरटेनमेंट के लिए खेलना है, फिटनेस के लिए खेलना है, दोस्तों को बुलाओ पार्क में खेल लो. मगर अगर आपने ये डिसाइड करा है कि मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, अब आपका रूटीन चेंज हो गया, आपका पूरा डाइट चेंज हो जाएगा, प्रैक्टिस रोज करना पड़ेगा और उसके बाद एक्चुअल मैच फेस करना पड़ेगा. इन द सेम मैनर आपको अगर वेल्थ बनानी है तो आपको एक नैरो लेन में चलना पड़ेगा. पहले आपको ऐसा कोई खर्चा नहीं करना. नो एक्सपेंस ऑन डेप्रिशिएटिंग असेट, दैट टू ऑन EMIs बिल्कुल बंद करना पड़ेगा. एंड आपको फिर बिजनेसेस रिव्यू करके वो जो पैसा है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा. द मोमेंट यू अचीव योर फर्स्ट milestone of 5 CR, then you are allowed to do any expense. All right, Vijayji, that was it for our show. Thank you. And we really had a beautiful time with you. Lots of insights that we gained and our audience too. Thank you for being here. Thank you. For more such insightful conversation, deep down discussions, follow us at Storymakers. This is your host, Khushi Awasthi, signing off.